हाय गाइस, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग देखते हैं फैक्टर्स विसिएटिंग द कंसेंट, यानी कि सम्मति को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए देखा जाए सम्मति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अ mere कंसेंट इज नॉट इनफ फॉर अ वैलिड कंट्रैक्ट, यानी कि सिर्फ सम्मति ही पर्याप्त नहीं होती है किसी संविदा को वैधानिक बनाने के लिए। वन ऑफ द इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, द पार्टीज शुड एंटर इनटू द कंट्रैक्ट विद देयर फ्री कंसेंट, यानी कि जो भी पक्षकार हैं जो संविदा का निर्माण कर रहे हैं उनकी जो सम्मति प्राप्त की जानी चाहिए, उनकी जो सम्मति होनी चाहिए वह स्वतंत्र रूप से दी गई होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्रम में कि वेयर द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द कंट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड, यानी कि जिस पक्षकार की सम्मति ऐसे कोयर्सन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से प्राप्त की गई है उसके विकल्प पर वह संविदा शून्यकरणीय होगी, वह वॉइडेबल होगी। इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। एंड ऑफ द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, एंड वेयर द कंसेंट इज कॉज्ड बाय मिस्टेक, यानी कि जहां भूल की जा रही है, जहां मिस्टेक है, वेयर द एग्रीमेंट where the consent is caused by the mistake, the agreement is void, यानी कि भूल के मामलों में संविदा शून्य होती है। जबकि कोयर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तब इस दशा में वॉइडेबल होती है। A void agreement is not enforceable at the option of either party। और जो वॉइड एग्रीमेंट होता है, जो शून्य करार होता है, वह किसी भी पक्षकार के ऑप्शन पर एनफोर्सिएबल नहीं होता है। किसी भी पक्षकार की वांछा पर, इच्छा पर इसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, इसका प्रवर्तन नहीं हो सकेगा। सेक्शन 13 पे हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं, जो बात करता है कंसेंट क्या होता है, उसको डिफाइन करता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। व्हेन टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही तरीके से सहमति अपनी व्यक्त करते हैं, अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तब यह कहा जाता है कि उनके द्वारा सम्मति दी गई है। अगले क्रम में हम लोग देख लेते हैं फ्री कंसेंट क्या होता है। तो सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बात करता है फ्री कंसेंट की। तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोयर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, undue influence as defined in section 16, fraud as defined in section 17, misrepresentation as defined in section 18, and mistake subject to the provision of section 20, 21 and 22 of the Indian Contract Act. Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud or misrepresentation or of the mistake, यानी कि उस व्यक्ति के साथ अगर कोयर्सन न यूज किया गया होता, फ्रॉड न यूज किया गया होता, अनड्यू इन्फ्लुएंस न यूज किया गया होता, मिसरिप्रेजेंटेशन न यूज किया गया होता, मिस्टेक न हुई होती, उससे भूल नहीं हुई होती, तब वह किसी भी हालत में ऐसी सम्मति नहीं देता। इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं फ्रॉड। आज हम लोग फ्रॉड को समझते हैं कि फ्रॉड किस तरीके से, कपट किस तरीके से किसी संविदा को विसिएट करता है, किसी संविदा को प्रभावित करता है।
तो आइए देखा जाए फ्रॉड। A fraud is an act of a deliberate deception with a design of securing something by taking unfair advantage of another। यानी कि यह एक डिलिबरेट, एक ऐच्छिक डिसेप्शन होता है, धोखा देने की नीयत होती है कि सामने वाले को ऐसे धोखे में रखकर उससे कोई अनफेयर एडवांटेज प्राप्त किया जाए। इट इज अ डिसेप्शन टू गेन बाय अनदर लॉस, और यह डिसेप्शन के माध्यम से लिया गया होता है जिसमें किसी अन्य पक्षकार को कुछ न कुछ हानि होती है। इट इज अ चीटिंग विद इंटेंशन टू गेट एन एडवांटेज, और यह एक छल का भी प्रतिरूप होता है जो दूसरे को कुछ लाभ दिलाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग सेक्शन 17 देखते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, जो फ्रॉड क्या होता है उसे डिफाइन करता है, यानी कि कपट को परिभाषित किया गया है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed by a party to a contract with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto, or his agent, or to induce him to enter into a contract। यानी कि किसी भी पार्टी, किसी भी पक्षकार के किसी अभिकर्ता या एजेंट के द्वारा यदि ऐसी चीज़ें यूज की जाती हैं। फर्स्ट, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी कि एक चीज़ को वो सत्य के रूप में रख रहा है लेकिन जिसे वह खुद नहीं जानता है, उसका खुद का विश्वास नहीं होता है कि वह चीज़ सत्य है, वह चीज़ ट्रू है। तो जिसे हम खुद नहीं जानते हैं कि वह चीज़ सच है या झूठ है, और हम उसे दूसरे के समक्ष सच बनाकर रखें, तो यह फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। दूसरा है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, यानी कि कहीं जो है एक्टिव कंसीलमेंट किया जा रहा है फैक्ट का एक पार्टी के द्वारा, और जिसे नॉलेज है, नॉलेज यानी कि ज्ञान के अधीन होके वह एक्टिव कंसीलमेंट यानी किसी तथ्य को जानबूझकर छिपा रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है कि अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, या फिर किसी संविदा के पक्षकार के द्वारा एक ऐसी प्रॉमिस की जाती है जिसमें उसका आशय ही होता है कि हम ऐसे कार्य को नहीं करेंगे, यानी कि सोच पहले लिया है कि हमें नहीं करना है, लेकिन सामने वाले को दुविधा में रखता है, सामने वाले को अंधेरे में रखता है, और यह वचन देता है। वचन देने के साथ साथ उसे यह मालूम है कि जो हम वचन दे रहे हैं उसका पालन हम नहीं करेंगे, तो यह भी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। चौथा है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या फिर एनी अदर एक्ट वह कर रहा है लेकिन जो डिसीव, जो धोखे की कैटेगरी में आता है। पांचवा, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, और यदि किसी लॉ के द्वारा स्पेशली किसी एक्ट को, किसी व्यवहार को, किसी स्टेटमेंट को फ्रॉडुलेंट घोषित किया गया है, कपटपूर्ण घोषित किया गया है, तब वह भी जो है फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जो बात करता है, स्पष्टीकरण करता है कि फ्रॉड के क्या क्या इफेक्ट होंगे। मियर साइलेंस एज टू फैक्ट likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud, यानी कि यदि कोई पक्षकार सिर्फ चुप रहता है, ठीक, उसके द्वारा कुछ बोला नहीं जाता है, तब यह स्वयं जो है फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है।
unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speak। यानी कि साइलेंस, उसका चुप रहना, तभी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, तभी कपट की कैटेगरी में आएगा, जबकि उसकी बोलने की ड्यूटी थी, उसका बोलने का कर्तव्य था, या जहां उसका चुप रहना खुद बोलने के समान है, तब उसी दशा में जो है साइलेंस, उसका चुप रहना फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। कब? जबकि उसके द्वारा बोले जाने का कर्तव्य है, या दूसरी सीन कि जहां उसका चुप रहना ही किसी बोलने के बराबर है, तो उस दशा में साइलेंस भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं फ्रॉड को। तो आइए देखा जाए इलस्ट्रेशन। पहला इलस्ट्रेशन है ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। A says nothing to be about the horse unsoundness. This is not fraud। यहाँ देखिए, इलस्ट्रेशन को समझिए कि एक व्यक्ति है जो घोड़े को नीलामी के द्वारा बेचता है। तो जब वह व्यक्ति नीलामी के द्वारा अपने घोड़े को बेच रहा है, तो उसे पता है कि उसका घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, लेकिन वह जो नीलामी के द्वारा उस घोड़े को ले रहा है उसको बताता नहीं है कि मेरा घोड़ा अनसाउंड माइंड का है। तो चूंकि जरूरी नहीं है, यदि वह पूछता कि क्या आपका घोड़ा अनसाउंड माइंड है, तब यदि वह ना बोलता, तब यदि वह हाँ बोलता, तब प्रभावित करता, लेकिन न उसके द्वारा पूछा गया, न इसके द्वारा बताया गया, तब उस दशा में मियर साइलेंस, वह कपट नहीं आएगा। वह यह नहीं कहा जाएगा कि उस खरीदने वाले व्यक्ति के साथ बेचने वाले व्यक्ति ने कोई कपट किया है, कोई फ्रॉड किया है। दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोग समझते हैं, बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ द एज। हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज would make its A's duty to tell B if the horse is unsound। अब दूसरा केस हम लोग समझते हैं। वहाँ नीलामी के द्वारा एक तीसरा व्यक्ति खरीद रहा था घोड़े को, लेकिन दूसरे इलस्ट्रेशन में यह है कि जिस व्यक्ति का घोड़ा है उसकी स्वयं की बेटी जो अवयस्क है, वह उस घोड़े को खरीद रही है। तब उस दशा में वहाँ पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी माइनर, अपनी अवयस्क बेटी को बताए कि वह घोड़ा अवयस्क है, क्योंकि यहाँ ड्यूटी टू स्पीक है, बोलने का कर्तव्य है। और यदि पिता नहीं बोलता है कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, तब बेटी जरूर कह सकती है कि पिताजी ने उसके साथ फ्रॉड किया है, पिताजी के द्वारा उसके साथ कपट किया गया है। यानी कि यदि पिताजी के द्वारा कोई घोड़ा अपने बेटी को जो अवयस्क है उसको दिया जा रहा है, तो उस दशा में पिताजी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी बेटी को उस घोड़े के अनसाउंड माइंड के बारे में अवगत करा दें, उसे जानकारी दे दें। यदि नहीं देते हैं तब यह फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला इलस्ट्रेशन हम लोग समझते हैं जो फ्रॉड के ऊपर है। B says to A, यानी कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कहता है, if you don't deny it, I shall assume that the horse is sound। A says nothing, here is silence is equivalent to speech। अब इसको समझिए, इसमें एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से यह कहता है कि if you don't deny it, यानी कि यदि तुमने अस्वीकार नहीं किया, तुमने मना नहीं किया, I shall assume that the horse is sound, तब मैं यह एज्यूम करूँगा, ऐसी मेरी धारणा रहेगी, ऐसी मेरी उपधारणा रहेगी कि वह घोड़ा स्वस्थ चित्त है। यानी कि यदि तुम मना नहीं करते हो तो मैं यह मानूंगा कि घोड़ा स्वस्थ चित्त है, और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है।
यानी कि मना नहीं किया। तो इसका मतलब क्या कि घोड़ा स्वस्थ चित्त है, क्योंकि यहाँ उसका चुप रहना, यहाँ उसका शांत रहना स्पीक के बराबर है, बोलने के बराबर है। तो यदि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, इन दैट सिचुएशन फ्रॉड कमिट हो सकेगा। तो ये तीसरा इलस्ट्रेशन था। अगले इलस्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दो व्यापारी हैं, किसी संविदा में अपने आप को एंट्री कराते हैं। A has private information about change in prices which he would affects the B willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B, यानी कि इसमें दो व्यापारी हैं, दोनों व्यक्तियों के द्वारा एक संविदा किया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति को, एक व्यापारी को उसमें पता है कि कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं प्राइस में जो अफेक्ट करेंगे यदि हम इसको बता दें। जो हमें पर्सनल कैपेसिटी से जानकारी मैंने जुटाई है, यदि दूसरे व्यापारी को मैं बता दूं तो वह व्यापारी मेरे साथ संविदा नहीं करेगा और वह अपने द्वारा प्राइवेट जुटाई गई जानकारी को नहीं बताता है। तब उस दशा में वह फ्रॉड के लिए उसके ऊपर केस नहीं ला सकता है, क्योंकि वह प्राइवेट कैपेसिटी में उस चीज़ की जानकारी रखता है। और दूसरा कि बिना बोले बिना पूछे जो है वह बाध्य नहीं है कि ऐसे प्राइवेट जानकारी उसको दे, इसलिए यहाँ फ्रॉड कमिट नहीं हुआ। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं फ्रॉड को। केस लॉ ऑन फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वार्ड वर्सेस हॉब्स का केस है 1878 का। तो आइए देखते हैं कि वार्ड वर्सेस हॉब्स के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द पिग्स वेयर सोल्ड सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि इसमें कुछ सूअर थी जिनको बेचा गया, खरीदा गया किसी के द्वारा। वो उनको ज्वर था, फीवर था, और ऐसा फीवर था जो फैल रहा था। और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसी सूअरों को बेचा गया उसने ऐसी बीमारी का जिक्र ही नहीं किया कि उसकी सूअर, उसकी पिग्स किसी बीमारी से ग्रसित हैं। खरीदने वाला व्यक्ति ले जाता है, अपनी सूअरों के झुंड में उसे भी बांध देता है। उसको फीवर था, इसलिए उस व्यक्ति के बाकी सूअरों को भी, बाकी पिग्स को भी फीवर हो गया, उनमें संक्रमण फैल गया और वह तो मरी ही, साथ में उसकी भी कुछ पिग्स, उसके भी कुछ सूअर मर गए। उसने फ्रॉड का केस लगाया कि साहब हमें इन्होंने बताया नहीं कि इनकी सूअर को ऐसे कोई संक्रमित रोग से ग्रसित है। इन दिस केस द बायर फाइल्ड अ सूट फॉर द फ्रॉड बट द कोर्ट हेल्ड दैट। लेकिन अब कोर्ट की विचारधारा देखिए, उसकी फाइंडिंग को देखिए कि क्या इसमें जो बेचा अपने सूअरों को उसको दंडित किया जाएगा, उससे कंपनसेशन दिलाया जाएगा या नहीं। द कोर्ट हेल्ड दैट द सेलर इज नॉट लेएबल फॉर फ्रॉड, यानी कि जो विक्रेता है वह कपट के लिए दोषी नहीं है। बिकॉज द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिमेरिट्स ऑफ हिज पिग्स, क्योंकि वह बाध्य नहीं है, वह उसकी कहीं से ड्यूटी नहीं है कि जो पिग्स उसकी किसी संक्रमण रोग से ग्रसित हैं उसको डिस्क्लोज करे, उसको दूसरों को बताए, इसलिए जो है वह फ्रॉड का दोषी नहीं है। दूसरा केस है श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, AIR 1976, यानी कि 1976 का केस है। श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आइए देखते हैं कि श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। इन दिस केस द एप्लीकेंट डिड नॉट मेंशन हिज अटेंडेंस, दैट हिज अटेंडेंस इज sought फॉर एग्जामिनेशन and subsequently the school authorities refused for appearance in examination. In this case the court held that the applicant is not liable for the fraud. इसमें एक एप्लीकेंट है, एक परीक्षार्थी है जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, जिसकी अटेंडेंस कम थी,
उससे कम थी जितनी कि उसको एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए ज़रूरी थी। लेकिन अटेंडेंस का उसके द्वारा जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया, उसने भरा ही नहीं उस कॉलम को, और जब भरा नहीं तो स्कूल अथॉरिटीज़ ने उसको परमिट दे दिया, परमिशन दिया कि वह एग्ज़ाम अपना दे। लेकिन बाद में स्कूल अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि इन महाशय का अटेंडेंस तो शॉर्ट था, कम था, जिसकी वजह से वह एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो स्कूल अथॉरिटीज़ थी उनके ऊपर फ्रॉड का केस लाई, जिसमें कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि वह स्टूडेंट, वह बच्चा फ्रॉड के लिए दोषी नहीं है, क्योंकि यदि उसने अपने प्रेजेंस को नहीं बताया, उसका जिक्र नहीं किया, तब स्कूल अथॉरिटीज़ की यह ड्यूटी थी कि वह उसके फॉर्म को चेक करता, एग्जामिनेशन में बैठने से मना करता। लेकिन उसके द्वारा तो स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया। यदि एग्ज़ाम देके वह बच्चा पास हो गया तो उसके रिजल्ट को आप नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करा सकते हैं। यह नहीं करा सकते हैं कि साहब वो तो पास हो गया लेकिन गलत तरीके से अपना स्टेटमेंट देके पास हुआ था, इसलिए उसको अब फेल कर दिया जाए, चाहे उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए। नहीं, आपको चेक करना था तो उसी वक्त चेक करना था, बाद में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फाइंडिंग थी। अगला केस है डेरी वर्सेस पी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, 1889 का 1889 का केस है, डेरी वर्सेस पी का। इस केस में कोर्ट ने प्रिंसिपल लेट डाउन किया। इन दिस केस द कोर्ट held that if any statement is made under the belief of its truth, then that person is not liable for committing of fraud. एक व्यक्ति जो जानता है कि जो वह कथन कर रहा है वह ऐसा मान रहा है कि सही है, ठीक, तो यदि सही मानते हुए this case the court held that if any statement is made under the belief of its truth, सही जानते हुए वह कोई स्टेटमेंट कर रहा है, कोई वचन दे रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है लेकिन सच में वह सही नहीं था, तो इस केस में आप ऐसे व्यक्ति को जो सच जानते हुए कोई बात कहता है, उसको विश्वास है कि जो वह कह रहा है वह सही है, तब उसे फ्रॉड के लिए आप लियाबल नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये डेरी वर्सेस पीक में कोर्ट के माननीय न्यायालय की फाइंडिंग थी। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन अर्थात दुर्व्यपदेशन। तो देखा जाएगा अगले लेक्चर में कि मिस रिप्रेजेंटेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, वह सेक्शन 18 में बात की गई है उसके बारे में। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।